तो अब आगे बढ़ते हैं, महाराजा जसवंत सिंह पर बात करेंगे। ये देखो, ये छतरी बनी हुई है, मतलब किसी योद्धा की जब डेथ हो जाती थी तो वहां पर स्मारक के तौर पर ये जो स्ट्रक्चर बनाया जाता था इसको छतरी कहा जाता था। ये बड़ी सुंदर छतरी है, राज सिंह कुंपावत। ये चित्र बड़ा सुंदर लग रहा है। सामंत थे जोधपुर के, उनकी अभी मैं बात करूंगा। और यहां जोधपुर में एक जगह आती है कागा, वही जगह जहां पर महाराजा जसवंत सिंह, जिनकी हम चर्चा करेंगे, उन्होंने अनार के बाग लगाए थे, मीठे मीठे अनार। तो कागा में जोधपुर के मारवाड़ के जो सामंत है, उन सामंतों की छतरियां हैं। उन छतरियों में से एक छतरी आपको जो दिख रही है, ये राज सिंह कुंपावत की छतरी है, बड़ी सुंदर छतरी है। पिछले वीडियो में जो हमने देखा, एक बार उसको लिंक कर लेते हैं हम। लास्ट हमने महाराजा गद सिंह तक कंप्लीट कर लिया था। ये महाराजा गद सिंह, जिनकी 1638 ईस्वी में डेथ हो गई थी। उत्तराधिकार को लेकर इन्होंने एक गलत निर्णय लिया था, जिसमें अपने बड़े पुत्र अमर सिंह को तो राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया था, ये अमर सिंह, और छोटे जो थे वो जसवंत सिंह, उनको उत्तराधिकारी बना दिया था। फिर मैंने बताया था कि जो जसवंत सिंह की जो प्रेमिका थी, ये अनारा बेगम, अनारा बेगम के कहने पे इन्होंने जसवंत सिंह को, सॉरी गद सिंह की, जो गद महाराजा गद सिंह की जो प्रेमिका थी अनारा बेगम, इनके कहने पर उन्होंने जसवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। मतलब ये यहां तक हम चर्चा कर चुके थे। महाराजा गद सिंह की डेथ हो गई थी 1638 में आगरा। आगरा में जब डेथ हुई तो शाहजहां से भी एक वचन लिया था। ये शाहजहां कहता था इनको, मामू क्या हाल है, मामू बोलता था ये। और शाहजहां से कहा था कि देखो, मेरी डेथ के बाद जस्सू को ही अगला शासक आप बनाना। बोले ठीक है। तो इसलिए जब गद सिंह की डेथ हुई तो तुरंत शाहजहां ने एक आदेश, एक फरमान भेजा। किसको भेजा फरमान? गद सिंह के जो पुत्र थे जस्सू, मतलब जसवंत सिंह, पिता की जब डेथ हुई तो आगरा में हुई थी 1638 में, वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। शाहजहां ने एक फरमान भेजा। उस समय इनकी आयु थी मात्र 11 वर्ष। जब इनको फरमान मिला, ये गए हुए थे बूंदी। बूंदी क्यों? शादी करने। तो बूंदी में इनको फरमान मिला। तुरंत ये गए महाराजा जसवंत सिंह आगरा, और आगरा में कर दिया इनका राज्याभिषेक। मतलब जसवंत सिंह राज्याभिषेक के समय बालक थे, देख लो ना, 11 वर्ष आयु है। तो फिर किसी ना किसी को तो संरक्षक बनाया जाए इनका, जो निर्णय लेने में इनकी हेल्प करे। तो एक सामंत थे राज सिंह कुंपावत, यही राज सिंह कुंपावत जिनकी मैंने आपको स्टार्टिंग में छतरी दिखाई, जो जोधपुर के कागा में है। कागा में जोधपुर के सामंतों की और बहुत सारी छतरियां बनी हुई है यहीं इसी स्थान पर। उन छतरियों में से एक छतरी है राज सिंह कुंपावत की, जो उन छतरियों में से सबसे सुंदर छतरी बताई जाती है। क्लियर इतनी बात? अब धीरे 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 जब जसवंत सिंह बड़े हुए तो महाराजा जसवंत सिंह के शासनकाल से संबंधित हमको कुछ गतिविधियों पर चर्चा करनी है। कौन कौन सी गतिविधियां? एक तो साहब, मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में इनकी क्या भूमिका रही? मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में महाराजा जसवंत सिंह की क्या भूमिका रही? फिर जब दक्षिण में इनकी नियुक्ति हुई तो क्या छत्रपति शिवाजी महाराज की भी इन्होंने हेल्प की? शिवाजी महाराज ने एक दावा बोला था, औरंगजेब का मामा था शाइस्ता खान, उसकी उंगलियां काट दी थी, वो भाग के महिलाओं में छुप गया था अपनी जान बचाने के लिए। तो क्या उसमें इनका कुछ रोल था? और फिर औरंगजेब इनकी मृत्यु पर बड़ा प्रसन्न हुआ था। तो मतलब मोटा मोटा केवल हमको इन मुख्य रूप से मुगल उत्तराधिकार संघर्ष पर बात करनी है। तो करते हैं शुरू। ध्यान दो, ये कुछ इमेजेस आपको दिख रही हैं। ये तो महाराजा जसवंत सिंह, ये मुगल शासक शाहजहां 1627-28 से और 58 ईस्वी तक मुगल शासक रहा। महाराजा जसवंत सिंह 1638 से और 78 ईस्वी तक जोधपुर शासक। मतलब अगर यह भी पूछा जाए कि ये किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो लिख सकते हैं आप इस टाइम पीरियड में एक तो कौन आता है? शाहजहां आता है, तो शाहजहां के समकालीन। शाहजहां के बाद इनका जो बेटा था औरंगजेब, वो शासक बन गया था, तो औरंगजेब के समकालीन। तो जसवंत सिंह दो मुगल शासकों के समकालीन रहे, एक शाहजहां और एक औरंगजेब। 1658 ये खबर फैलने लगी कि भैया शाहजहां बहुत ज्यादा बीमार है। ये अफवाह भी फैली
कि शाहजहां तो मर लिया। अब जब ये अफवाह फैली, मरा नहीं था, अफवाह फैली, मतलब झूठी खबर, तो बाकी बेटों में झटपटाहट, पापा मर लिए तो अब आगरा की, दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, अगला मुगल बादशाह कौन बनेगा। तो शाहजहां के 4 बेटों में उत्तराधिकार को लेकर हुई लड़ाइयां। एक तो ये है दारा शिकोह, सबसे मिलना जुलना, कट्टरता नहीं थी इस आदमी में बिल्कुल। एक तो ये, और शाहजहां का फेवरेट, पापा के साथ रहता था और शाहजहां की पसंद ये थी कि दारा को अगला बेटा बनाया जाए। एक ये औरंगजेब, जिसकी नियुक्ति दक्षिण की तरफ थी और कट्टरता थी इस व्यक्ति में, ये औरंगजेब। इसके अलावा एक ये शुजा जो बंगाल का गवर्नर था, और एक ये मुराद। तो इन चारों भाइयों में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। हालांकि मुराद और औरंगजेब एक ही पार्टी थे। तो इस फ्रेम को मैं छोटा करता हूं ताकि ये चारों पिक्चर आपको एक साथ दिखें, और फिर हम थोड़ा सा इस पर और डिटेल से चर्चा करें। इधर ध्यान दो। ठीक है, औरंगजेब, दारा शिकोह, शुजा और मुराद। औरंगजेब की जो नियुक्ति थी वो दक्षिण की तरफ थी, औरंगजेब भागा। शुजा जो था ये बंगाल का गवर्नर था, ये भी भागा। दारा शिकोह जो वहीं दिल्ली आगरा में बैठा था, तो इसके कोई दिक्कत नहीं, बोले अपन तो यहीं पे हैं। औरंगजेब ने एक मैसेज भिजवाया मुराद को, बोले मुराद बादशाह बनना है, बोले हाँ आजा मेरे साथ आजा, दोनों भाई मिलकर लड़ेंगे उन दोनों भाइयों के खिलाफ। ठीक है, इंडिया के मैप पर हो, ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में एक जगह आती है उज्जैन, यहीं इसके निकट एक जगह आती है धर्मत। बात है 15 अप्रैल 1658। यहां पर एक युद्ध हुआ जिसको धर्मत का युद्ध कहा जाता है। औरंगजेब उसमें जीत गया था और इसका नाम चेंज करके औरंगजेब ने कर दिया था फतेहाबाद। फतेह हो गई थी उसकी, इसलिए फतेहाबाद या फतेहाबाद ये नाम उसका कर दिया था। इस युद्ध पर हमको थोड़ी सी डिटेल से बात करनी है। शुरुआत में राजपुताना के जितने भी शासक थे, भले जयपुर के मिर्जा जयसिंह हो या जोधपुर के जसवंत सिंह हो, और जो बाकी शासक थे वो दारा शिकोह की तरफ थे, बड़े वाले बेटे की तरफ। मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा राज सिंह, उन्होंने औरंगजेब को फेवर किया था, औरंगजेब की तरफ से युद्ध नहीं लड़ा था, लेकिन औरंगजेब के विरोधी दारा शिकोह की हेल्प ना करके एक प्रकार से औरंगजेब का साथ दिया था। ये मैंने मेवाड़ रियासत में आपको बताया था। तो खैर, इन भाइयों में अगला मुगल बादशाह बनने को लेकर टोटल 4 युद्ध हुए। उन चारों युद्धों में से एक ये युद्ध था धर्मत का युद्ध। अगर मैं इन युद्धों को लिखूं तो एक तो आता है आपका बहादुरपुर का युद्ध, जो प्रयागराज है उत्तर प्रदेश में, बहादुरपुर। एक तो आता है बहादुरपुर का युद्ध, ये लड़ा गया था आपके फरवरी 1658। फिर लड़ा गया था धर्मत का युद्ध, धर्मत जो मध्य प्रदेश में आता है 15 अप्रैल 1658। फिर आता है एक सामूगढ़ का युद्ध, जो आपके यूपी में ही आता है सामूगढ़, और ये लड़ा गया था 29 मई 1658। अभी याद करने की जरूरत नहीं, सब ध्यान हो जाएगा। और एक सबसे लास्ट युद्ध लड़ा गया था, वो भी आपके खजुआ यूपी में आता है, और ये लड़ा गया था अगले साल 1659 में, 5 जनवरी 1659। इन 4 युद्धों में से 3 युद्ध 1658 में, 1658। महीना याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार एग्जाम कराने वाली एजेंसी डेट तक पूछ लेती है, तो रखो तो अच्छी बात है। बहादुरपुर का युद्ध ये फरवरी 1658 में, फिर ये धर्मत का युद्ध अप्रैल में 1658 में, फिर सामूगढ़ का युद्ध 1658 मई में, और सबसे लास्ट वाला हुआ था आपका खजुआ 5 जनवरी 1659 अगले साल में। और एक और युद्ध होता है आपका अजमेर। हालांकि अब ये उत्तराधिकार को लेकर कोई विशेष भूमिका नहीं रह जाती, क्योंकि अब ये डिसीजन हो चुका था, लेकिन फिर भी इन्हीं युद्धों की श्रृंखला का एक और भाग होता है आपका, एक युद्ध और, जिसको कहा जाता है दोराई या देवराई का युद्ध। दोराई या देवराई। ये लड़ा गया था आपका मार्च 11 से 15 मार्च के बीच हुआ था 1659, और ये जगह आती है आपके अजमेर में। क्लियर है?
हमको महाराजा जसवंत सिंह पर बात करनी है तो हम इस धर्मत वाले युद्ध पर फोकस करेंगे। धर्मत कहां पर आता है? मध्य प्रदेश में आता है। कब लड़ा गया? 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को। किस किस के बीच में लड़ा गया? एक तरफ था औरंगजेब और एक तरफ दारा शिकोह। दारा शिकोह खुद नहीं आया था, दारा शिकोह ने अपनी सेना भेजी थी। तो दो मोर्चे पर लड़ाई हुई। एक तरफ तो कौन था? दारा। दारा खुद नहीं आया था, अपनी सेना भेजी थी। सेना का नेतृत्व एक तो महाराजा जसवंत सिंह को दे रखा था, इसके अलावा कासिम खां, इसके अलावा मुकुंद सिंह हाड़ा, ये कोटा के शासक थे। मुकुंद सिंह, ध्यान रखना बूंदी मत करना क्योंकि इस समय बूंदी नहीं था, बूंदी अलग हो चुका था। 1631 में शाहजहां ने बूंदी से अलग करके कोटा बना दिया था। तो ये कोटा के शासक थे जो माधो सिंह के बाद बने थे। और राठौड़ रतन सिंह जो रतलाम के शासक थे, रतन सिंह राठौड़ जो रतलाम के थे। एक महेश दास गौड़ इनकी तरफ। तो ये तो दारा की सेना, दारा का नेतृत्व जो कर रहे हैं वो दो व्यक्ति कर रहे हैं, जसवंत सिंह और कासिम खां। वर्सेस दूसरी तरफ जो सेना थी, अब ये बाकी तो मैं हटा दूं क्योंकि यह पूरा एक मैप आपको समझ में आ गया। अब इस युद्ध को हम करा लेते हैं। दूसरी तरफ औरंगजेब प्लस मुराद। इस युद्ध में दारा वाली जो सेना है वो हार गई, औरंगजेब की सेना जीत गई। हारे क्यों जसवंत सिंह? औरंगजेब जीता क्यों? इसके कई कारण बताए जाते हैं। जैसे एक कारण तो यह बताया जाता है, सुनना, युद्ध जब हुआ तो उसके अगले दिन वो मुगल सैनिक, वो मुस्लिम सैनिक जो जसवंत सिंह के नेतृत्व में लड़ रहे थे, औरंगजेब के कैंप में गए और औरंगजेब ने उन सबको इनाम बांटे। मतलब समझ में आ रहा है इस बात का? इसका मतलब सीधा सा है कि युद्ध से पहले ही जसवंत सिंह के नेतृत्व में लड़ने वाली सेना औरंगजेब से मिल चुकी थी, तो केवल खड़े इस कैंप के तरफ थे, लेकिन ये औरंगजेब की तरफ से ही लड़ रहे थे। औरंगजेब ने इनको अपनी तरफ मिलाकर यह विश्वासघात करवा दिया था इन्हीं के सैनिकों के द्वारा। फिर दूसरा, यहां पर कई अलग अलग जातियों के शासक थे, जैसे राठौड़ थे, गौड़ थे, हाड़ा चौहान थे। तो अलग अलग वंश के शासक जब एक साथ आपस में संयुक्त होकर लड़ते हैं तो इनमें कोऑर्डिनेशन का अभाव होता है, क्योंकि राठौड़ों की लड़ने की अलग शैली है, चौहानों की अलग शैली थी, गौड़ जो थे उनकी अलग शैली थी, तो सबकी अलग अलग शैली थी। फिर दूसरा, यहां पर जसवंत सिंह और कासिम खां दोनों पोस्ट में लगभग लगभग बराबर थे। तो जसवंत सिंह ना तो कासिम खां का ऑर्डर माने और ना कासिम खां जसवंत सिंह का ऑर्डर माने। दोनों में एक वो जो होता है कि साहब ईगो वाला जो भाव होता है, तो दोनों में कोऑर्डिनेशन की आपस में कमी थी, एक वो भी रीजन। दूसरा, औरंगजेब ने युद्ध से पहले कासिम खां तक ये संदेश पहुंचवाया, आप जिस भी तरीके से वो खुद मिला या बुलाया या जिस भी माध्यम से, कि भाई तुम एक हिंदू के लिए क्यों लड़ रहे हो। वो दारा शिकोह को हिंदू ही कहता था। वो कहता था कि भाई दारा शिकोह जो है ये मुस्लिम नहीं है। और दारा शिकोह के नरम रवैये के कारण वो सभी धर्मों को पढ़ा करता था, सभी धर्मों का सम्मान करता था। तो उस समय के जो कट्टरपंथी थे वो कट्टरपंथी दारा शिकोह को नहीं चाहते थे। और कासिम खां भी औरंगजेब की तरफ अप्रत्यक्ष रूप से जाकर मिल गया था। मतलब यहां पर बहुत सारे रीजन थे, उन रीजन को आप लिख सकते हैं। और परिणाम क्या रहा कि इस धर्मत के युद्ध में औरंग जीत गया और फतेहाबाद, यहां फतेह हुई थी इसलिए इसका नाम चेंज करके कर दिया उसने फतेहाबाद। क्लियर इतनी बात? अब इसके बाद औरंगजेब आगे बढ़ा, यहां से धर्मत से आगे बढ़ा और आगे बढ़ के पहुंचा सामूगढ़। सामूगढ़ का मैंने आपको युद्ध बताया कब हुआ? 29 मई 1658। यह युद्ध एक तो औरंगजेब और प्लस दारा शिकोह, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में युद्ध हुआ, सामूगढ़ का युद्ध। और सामूगढ़ के युद्ध में भी औरंगजेब ने दारा शिकोह की सेना को पराजित कर दिया। औरंगजेब की तरफ एक तो बीकानेर वाले जो राजकुमार थे, पद्म सिंह और केसरी सिंह। पद्म सिंह जो तलवार चलाने में बड़े गजब के योद्धा थे। एक किस्सा, एक कहावत है ना कि कटारी अमरेश री पद्मेरी तलवार, सैल तिहारो राजसी सरायो संसार। मतलब कटार का कोई अगर धनी है, कटार चलाने में अगर कोई निपुण है, तो नागौर वाले जो थे अमर सिंह राठौड़, वो पद्मेरी तलवार बीकानेर वाले जो पद्म सिंह थे उनकी तलवार, और सैल तिहारो राजसी कि महाराणा राज सिंह जो थे मेवाड़ वाले, वो भाला चलाने में बड़े निपुण थे। तो ये किस्सा है कि कटारी अमरेशरी पद्मेरी तलवार, सैल तिहारो राजसी सरायो संसार। तो पद्म सिंह और केसरी सिंह बीकानेर वाले जो है वो औरंगजेब की तरफ से लड़ रहे थे।
दारा शिकोह की तरफ से थे शत्रुसाल हाडा। ये नाम ध्यान रखना, अभी आएगा ये नाम। कौन? शत्रुसाल हाडा। किसकी तरफ से? दारा शिकोह की तरफ से। कौन जीता? औरंगजेब। कौन पराजित? दारा शिकोह। औरंगजेब के जीतने के बाद फाइनली औरंगजेब का हो जाता है राज्याभिषेक। मतलब अब औरंगजेब अगला मुगल बादशाह बन गया। महाराजा जसवंत सिंह पर फोकस करें। जब ये युद्ध हुआ धर्मत वाला, उस युद्ध में ध्यान रखना ना तो महाराजा जसवंत सिंह आए थे, जसवंत सिंह ने साथ नहीं दिया था औरंगजेब का। और जो जयपुर वाले थे मिर्जा राजा जयसिंह, दिखाऊं आपको, देखो इधर। धर्मत के युद्ध के बाद ये जो सामूगढ़ का युद्ध हो रहा है, इसमें ना तो जसवंत सिंह आए, मतलब औरंगजेब का साथ नहीं दिया, किसी की तरफ से नहीं लड़े। मिर्जा जयसिंह जो है, मिर्जा जयसिंह ने भी औरंगजेब का, मतलब औरंगजेब या दारा शिकोह किसी का साथ नहीं दिया। जबकि इससे पहले की अगर हम बात करें तो मिर्जा जयसिंह किसकी तरफ से लड़ रहे थे? दारा शिकोह की तरफ से। जसवंत सिंह की अगर बात करें तो जसवंत सिंह भी किसकी तरफ से लड़ रहे थे? दारा शिकोह की तरफ से लड़ रहे थे। जसवंत सिंह ने कौन सा युद्ध लड़ा था दारा शिकोह की तरफ से? धर्मत का युद्ध लड़ा था। धर्मत से पहले एक जो युद्ध हो चुका था बहादुरपुर का युद्ध, उस बहादुरपुर के युद्ध में मिर्जा जयसिंह लड़ चुके थे, जो शुरू में हुआ था बहादुरपुर का, फरवरी 1658 में दारा शिकोह और सुजा के बीच में हुआ था। मतलब समझने वाली बात यह है कि राजपुताना के जो शासक थे वो शुरुआत में दारा शिकोह की तरफ थे, लेकिन जब अब सामूगढ़ का युद्ध हो चुका और सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित कर दिया, जिसमें दारा शिकोह की तरफ से उस सामूगढ़ के युद्ध में बूंदी वाले जो शत्रुसाल हाडा थे वो लड़े थे, औरंगजेब जीत गया, मुगल बादशाह बन गया। तो उसके बाद में मिर्जा राजा जयसिंह ने पाला चेंज कर लिया। ध्यान रखना है, पूछा जाता है सवाल, कौन से युद्ध के बाद में मिर्जा जयसिंह औरंगजेब का साथ देने लगे थे? सामूगढ़। और कब हुआ था सामूगढ़ का युद्ध? 29 मई 1658। आपसे यह भी पूछा जाएगा कौन सा युद्ध था जिसके बाद जोधपुर के जसवंत सिंह ने औरंगजेब का साथ देना शुरू कर दिया था? कौन सा? सामूगढ़ का युद्ध। ध्यान रखना इसको, ये टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब वो मुगल बादशाह बन गया भैया। अब आप उसका विरोध करके क्या कर लोगे? वो हटा देगा गद्दी से, किसी और को बैठा देगा, मतलब विरोध करके फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सामूगढ़ के युद्ध के बाद इन्होंने पाला चेंज कर लिया था, औरंगजेब का साथ देना शुरू कर दिया था। हालांकि महाराजा जसवंत सिंह औरंगजेब के साथ मन से नहीं थे। अभी मैं एक युद्ध की ओर चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले धर्मत के युद्ध के बाद जब ये जोधपुर लौटे तो इनकी रानी को लेकर एक किस्सा है, पहले मैं उसकी चर्चा कर लूं, फिर वापस आता हूं इस विषय पर। ये जोधपुर का मेहरानगढ़ पढ़ लिया हमने पिछले वीडियोस में। ये एक इमेज जनरेट की हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, एक रानी की, जसवंत सिंह की एक रानी थी जसमादे हाडी, सॉरी जसवंत हाडी। जसमादे हाडी तो उनकी राव जोधा की पत्नी थी, जसवंत दे हाडी। दे मतलब देवी, हाडी मतलब हाडा चौहान थी। किस्सा क्या है कि जसवंत सिंह धर्मत के मैदान से पराजित हुए, पराजित होने के बाद वापस लौटे और जोधपुर पहुंचे। जब जोधपुर पहुंचे तो ऐसा बताया जाता है, अब इस बात में कितनी सच्चाई है मैं अभी एक एक चीज को पूरा एनालिसिस करके बता दूंगा, डिटेल से बता दूंगा। जसवंत सिंह जब यहां पर पहुंचे तो जसवंत दे इनकी रानी ने किले के द्वार बंद करा दिए। किलेदार को कहा, जो द्वारपाल था उस तक मैसेज पहुंचाया कि भाई किले के द्वार बंद कर दो। बोले क्यों? बोले जसवंत सिंह नहीं हो सकते। क्यों? यहां के जो योद्धा हैं वो या तो युद्ध भूमि पर अपने प्राणों को बलिदान करके आते हैं या फिर जीत कर आते हैं। ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति हार कर लौटा है, तो महाराजा जसवंत सिंह हो ही नहीं सकते, तो इसलिए किले के द्वार कर दिए जाएं बंद। और ऐसा कहकर रानी दुर्ग के अंदर सती होने की तैयारी करने लगी। फिर यह बताया जाता है कि इनकी मां वो आई, कुछ जगह लिखा हुआ है कि इनकी जो माता है वो उदयपुर से आई, तो मतलब उदयपुर की थी इनकी माता। कुछ जगह लिखा हुआ है नहीं साहब बूंदी की थी इनकी माता, जो है वो बूंदी से आई, आकर फिर इनको समझाया, फिर ये मानी, फिर इनको ये विश्वास हुआ कि नहीं हाँ ये जसवंत सिंह ही है। लेकिन जसवंत सिंह ने ये कहा कि आप चिंता मत करो, मैं वापस जाऊंगा और फिर से युद्ध भूमि पर युद्ध लड़कर भी आऊंगा और युद्ध जीत कर भी आऊंगा। तो जब ये बातें इनको बताई गई, समझाई गई, तो फिर इन्होंने द्वारपाल से कहा कि भैया आप द्वार खोल दो और जसवंत सिंह को अंदर आने दो। ये तो है किस्सा जो ये बताया जाता है कि धर्मत के युद्ध से जब जसवंत सिंह पराजित होकर गए तो उनकी एक रानी थी जसवंत हाडी, उन्होंने ये गेट बंद करवा दिए थे। कुछ जगह इनका नाम महामाया भी देखने को मिलता है। और ये बताया जाता है कि साहब ये उदयपुर की रानी थी, मतलब उदयपुर की राजकुमारी थी, इनकी शादी जसवंत सिंह के साथ हुई थी।
ये कुछ सोर्स है, एक तो बर्नियर जो फ्रांस का यात्री था और दारा शिकोह का डॉक्टर था, शाहजहां के दरबार में काम करता था, ये दारा शिकोह का डॉक्टर था, इसने किताब लिखी है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। तो ये तो कहता है साहब इनका नाम महामाया है और ये उदयपुर की थी। इसके अलावा खफी खां भी इनको महामाया कहता है। और एक कोई सोर्स और है मनुची, इटली का जो यात्री था मनुची। तो ये तीन नाम ध्यान रखना, बर्नियर, खफी खां और मनुची। ये तो कहते हैं कि इस रानी का नाम महामाया था और ये उदयपुर की थी। कुछ सोर्स ये कहते हैं कि नहीं साहब ये जसवंत हाडी थी और ये हाड़ा चौहान थी, मतलब बूंदी की थी। अब क्या सच्चाई है? एक किताब है राजस्थान का इतिहास, गोपीनाथ शर्मा, वो ये कहते हैं कि ये जो रानी है ये बूंदी के शासक शत्रुसाल हाड़ा की पुत्री थी। कौन शत्रुसाल हाड़ा? मैंने अभी आपको बताया कि जो सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, उस सामूगढ़ के युद्ध में बूंदी के शासक शत्रुसाल हाड़ा लड़े थे दारा शिकोह की तरफ से। तो उन्हीं शत्रुसाल हाड़ा की पुत्री, सुनना आप बात को पूरा, मतलब ये कौन थी, अब मैं इनकी पूरी सच्चाई आपको बता रहा हूं और वास्तव में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था उस पर मैं डिटेल से डिस्कस कर रहा हूं। ये तो बूंदी जिले का मैप है, बूंदी रियासत थी पहले। बूंदी के शासक थे एक शत्रुसाल हाड़ा। शत्रुसाल हाड़ा की पत्नी थी राज कंवर या राजकुंभी। ये मेवाड़ की थी, जो राजकंवर थी शत्रुसाल हाड़ा की जो रानी थी, ये कहां की थी? मेवाड़ की। क्या हो रहा है इसको? मेवाड़ की थी, मतलब ये क्या थी? सिसोदी रानी थी, सिसोदिया थी तो सिसोदी रानी। गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि इनकी माता जो सिसोदी रानी थी, उन्हीं के कारण जसवंत देव को भी ये मान लिया गया कि ये सिसोदनी थी। सिसोदी रानी मतलब सिसोदनी थी, उदयपुर की थी, जबकि ऐसा नहीं था। इनकी माता सिसोदिया थी, उसी के कारण इनके नाम के आगे सिसोदिया होने का भ्रम पैदा होता है। मतलब यहां की नहीं थी ये, उदयपुर की। ये कहां की थी? बूंदी के शत्रुसाल हाड़ा की पुत्री थी। क्लियर इतनी बात? तो फिर इतिहासकार ये कहते हैं, कुछ इतिहासकार, रेऊ जैसे रेऊ हैं और भी कुछ इतिहासकार हैं, वो ये कहते हैं कि ये कहानी काल्पनिक है, कि जसवंत सिंह आए, गेट बंद करा दिए, सती होने की तैयारी करनी शुरू कर दी, फिर उनकी माता आ रही है, फटाफट गेट खुलवा रही हैं और फिर मना रही हैं, फिर जसवंत सिंह को फिर घुसने दिया। तो इतिहासकार कुछ तर्क देते हैं। एक तो ये कहते हैं इतनी जल्दी ये पॉसिबल नहीं है कि जसवंत देव की माता मेवाड़ से या बूंदी से फटाफट पहुंचे, फटाफट पहुंचकर फिर इनको समझाए और फिर गेट के द्वार खोले जाए। जबकि ये देखा जाता है, आज भी ऐसा है कि जो माता पिता होते हैं वो अपनी बेटी के घर का खाना पानी कुछ भी नहीं ग्रहण नहीं करते। और उस टाइम तो केवल घर की बात नहीं होती थी, माता पिता इन चीजों को और ज्यादा माना करते थे कि अगर बेटी का ससुराल इस एरिया में है तो वहां उस राज्य की जहां जहां तक सीमा होती थी, उस सीमा में भी ये पानी पीना अपराध समझा। मतलब ये समझा करते थे कि नहीं साहब ये पाप है, ये बेटी का राज्य है और इस राज्य की सीमा में भी हमको पानी या भोजन नहीं करना चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं। फिर दूसरा, किसी भी राज्य का जो द्वारपाल है उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी, आप प्रैक्टिकली सोचो, कि द्वारपाल अपने राजा को ना पहचानता हो। भाई जसवंत सिंह शासक कब बने थे? 1638 में। और ये युद्ध कब हुआ? 1658 में। तो जसवंत सिंह को शासक बने 20 साल हो गए। तो क्या जोधपुर के लोग जसवंत सिंह को नहीं पहचानते होंगे? भले कितना ही घायल हो जाए व्यक्ति, पहचानेंगे। और द्वारपाल की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जसवंत सिंह को एंटर करने से मना कर दे कि आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता। फिर दूसरा, यह भी बहुत बड़ा पाप समझा जाता था कि अगर आपका पति जीवित है और पति के जीवित रहते कोई रानी सती होने की तैयारी कर रही है तो यह भी पॉसिबल नहीं है। जैसा बताया गया कि जसवंत देव ने कहा कि नहीं जसवंत सिंह तो मर चुके और फिर सती होने की तैयारी कर दी, तो अपने राजा के, अपने पति के जीवित होते हुए उसको मृत मान लेना और फिर सती होने की तैयारी करना, ये बहुत, मतलब ये चीजें कल्पनाओं में भी नहीं सोची जाती थी। तो इसीलिए इस कहानी को काल्पनिक बताया गया है। लेकिन फिर भी आरपीएससी अगर आपसे ऐसा कुछ पूछे तो इस मोटे मोटे आप इस विषय को ध्यान रखना कि साहब ये जसवंत देव हाडी जो है ये कौन थी। क्लियर इतनी बात? तो वापस हम विषय पर लौटे। विषय हमारा क्या चल रहा था कि मुगल उत्तराधिकार को लेकर जसवंत सिंह की क्या भूमिका थी, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो एक तो हो गया धर्मत वाला युद्ध। धर्मत के बाद फिर हमने बात कर ली थी सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। सामूगढ़ के युद्ध में ना तो जसवंत सिंह गए थे, ना जयपुर के शासक मिर्जा राजा जयसिंह गए थे। और धर्मत के युद्ध में जब वो जीत ही गया फाइनली औरंगजेब, अगला मुगल बादशाह बन गया, तो फिर जितने भी शासक थे उन सब ने अपने पाड़े पलट लिए और औरंगजेब का साथ देना कर दिया शुरू। ये भी हमने बात कर ली थी कि सामूगढ़ के युद्ध के बाद मिर्जा जयसिंह ने औरंगजेब का साथ देना शुरू कर दिया और जसवंत सिंह ने भी औरंगजेब का साथ देना शुरू कर दिया। लेकिन एक युद्ध की और बात करते हैं। एक युद्ध होता है आपका खजुआ का युद्ध। पहला बहादुरपुर, फिर धर्मत, फिर सामूगढ़ और फिर खजुआ। ये प्रयागराज में ही आता है, मतलब यूपी में आती है ये जगह खजुआ, या इसको खजुआ भी लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। 5 जनवरी 1659। एक तरफ तो
औरंगजेब। औरंगजेब का साथ अब यहां पे कौन दे रहे हैं? जसवंत सिंह। दूसरी तरफ शुजा। इन दोनों के बीच में, मतलब औरंगजेब और शुजा के बीच में युद्ध हो रहा है, खजवा का युद्ध हो रहा है 5 जनवरी 1659 को। औरंगजेब जसवंत सिंह के साथ में है, जसवंत सिंह के कैंप में। लेकिन मन नहीं मांग रहा भाई, धर्मत के युद्ध में आप औरंगजेब का विरोध कर चुके हो, फिर औरंगजेब के साथ में आपकी ट्यूनिंग भी नहीं बैठती। तो जसवंत सिंह के मन में औरंगजेब के प्रति सम्मान का भाव नहीं था, एक टीस थी कि बदला तो लेना इस आदमी से। अब बदला कैसे लिया जाए? एक मैसेज भिजवाया शुजा के पास में कि शुजा तो चिंता मत कर, मैं तेरा साथ दूंगा। सुबह जैसे ही युद्ध चालू होगा, सूर्योदय से ठीक पहले अटैक कर देंगे, तू सामने से अटैक कर देना और मैं यहां कैंप में रहूंगा, मैं कैंप में अंदर ही अंदर अटैक कर दूंगा। बोले ठीक है। सूर्योदय से पहले महाराजा जसवंत सिंह ने जो बात कही थी, इन्होंने तो कर दिया कैंप पर अटैक, औरंगजेब के कैंप पर, जबकि औरंगजेब की तरफ से लड़ने के लिए गए हुए थे। औरंगजेब के कैंप को खूब लूटा, जो सामने आया उसको मारा, तोड़ फोड़ करी, और इस इंतजार में रहे कि शुजा कब आएगा, शुजा कब आएगा। शुजा उधर मुंह सुजा के बैठा हुआ। शुजा को ये लगे कि ये कहीं औरंगजेब का षड्यंत्र तो नहीं है, कहीं जसवंत सिंह और औरंगजेब को षड्यंत्र रच रहे और मेरे को वहां बुला के फंसा दे, मार दे। शुजा को विश्वास ही नहीं हुआ इस बात पर, और शुजा आया, शुजा मुंह सुजा के बैठा रहा। महाराजा जसवंत सिंह तोड़ फोड़ करके अपने वापस कहां पे चल दिए? जोधपुर, मारवाड़ की तरफ वापस आ गए। यहां पर लेकिन अगर शुजा ट्रस्ट कर लेता जसवंत सिंह के ऊपर, तो स्थिति चेंज हो सकती थी। हो सकता है औरंगजेब की वजह शुजा अगला शासक हो जाता, लेकिन उसने ट्रस्ट नहीं किया। महाराजा जसवंत सिंह अब वहां से निकले और अपने मारवाड़ में आए। इसके बाद एक और युद्ध होता है, सुनना अब इस बात को। यह अजमेर है। अजमेर में एक जगह, जो मैंने अभी आपको एक इंट्रोडक्शन में बताया था सारा, एक जगह है दोराई या देवराई। 11 से 15 मार्च के बीच में युद्ध लड़ा गया 1659 में। किस किस के बीच में? वो दारा जो हार चुका था ना, वो दारा भागता भागता इधर आ गया था, तो एक तो दारा और औरंगजेब के बीच में। आप देखो, जयपुर वाले जो शासक थे मिर्जा जय सिंह, वो शुरू में दारा की तरफ से लड़ रहे थे, अब औरंगजेब की तरफ से लड़ रहे हैं, और हरावल में रहकर लड़ रहे हैं। और औरंगजेब दारा को पराजित किया, और दारा को पराजित करने के बाद दारा जब भागा इधर, तो दारा का पीछा करते करते, ये जो कच्छवाड़ा क्षेत्र आता है ना आपके गुजरात में, दारा इधर से भागा अजमेर से। मिर्जा जयसिंह ने उसका पीछा छोड़ा ही नहीं, पीछा करते गए करते गए करते गए, और इसमें मिर्जा जयसिंह को खुद को बहुत सारी हानि उठानी पड़ी, क्योंकि लंबे समय तक उसके पीछे भागते रहे। तो मिर्जा जयसिंह के खुद के बहुत सारे सैनिक मारे गए, खुद के बहुत सारे जो घोड़े थे वो मारे गए, लेकिन फिर भी पीछा करते गए। हमारा फोकस महाराजा जसवंत सिंह पर है। महाराजा जसवंत सिंह ने यहां पर दारा शिकोह का साथ नहीं दिया, क्योंकि मिर्जा जयसिंह ने मध्यस्थता करके औरंगजेब और जसवंत सिंह के मध्य का जो मनमुटाव था उसको दूर करवा दिया, और जसवंत सिंह से कहा कि देखो अब वो बादशाह तो बन चुका है, विरोध करने से कोई मतलब है नहीं, फालतू में वो टीच निकालेगा, फिर परेशान करेगा। तो मिर्जा जयसिंह ने जसवंत सिंह को औरंगजेब की तरफ वापस ला दिया था। दोनों के बीच का जो मनमुटाव कम हुआ है, ध्यान रखना, किसके कहने पर? मिर्जा जयसिंह की अध्यक्षता के, मध्यस्थता के कारण ये दोनों का मनमुटाव जो है वो कम हुआ। बाकी अब इस किस्से को हम दारा शिकोह वाले को छोड़ देते हैं, मिर्जा जयसिंह वाले को छोड़ देते हैं। अब वापस फोकस करते हैं महाराजा जसवंत सिंह के ऊपर। जसवंत सिंह औरंगजेब के दरबार में चले गए थे, और औरंगजेब ने पोस्ट वगैरह जो दे रखी थी, मनसबदारी वगैरह सब बहाल कर दी, और जसवंत सिंह को अलग अलग जगह अपॉइंट करना शुरू कर दिया। कहां कहां अपॉइंट किया? गुजरात में अपॉइंट किया 1659 में, यहां का सूबेदार बनाया गुजरात का। फिर दक्षिण में संघर्ष चल ही रहा था इनका छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ, तो 1662 में महाराजा जसवंत सिंह की दक्षिण में नियुक्ति कर दी। औरंगजेब का एक मामा था, शाइस्ता था, मैं दिखाता हूं एक बार आपको। वापस आ रहा हूं मैं अभी महाराजा जसवंत सिंह की अपॉइंटमेंट पर। ये एक इमेज दिख रही है, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये कुछ महिलाएं खड़ी हैं, इसका मतलब ये जो घटना है महिलाओं के हरम की घटना है। जगह कहां की है? पुणे। पुणे में कौन सी जगह? लाल महल। इस लाल महल में छत्रपति शिवाजी महाराज अपने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ घुसे। घटना है ये 5 अप्रैल 1663 की। महाराजा जसवंत सिंह पर ही चर्चा करूंगा मैं, समझ लेना पहले। ये हरम में घुसे और शाइस्ता खां पर वार किया। शाइस्ता खां भागा, औरतों के पीछे छिप गया, लेकिन भागते भागते शाइस्ता खां की उंगलियां कट गई। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसकी उंगलियां काट दी।
इतना जबरदस्त तरीके से अटैक किया था कि यह है पुणे का लाल महल। लाल महल की तरफ जाने वाला जो रास्ता है उसके पास में बाहर की तरफ जसवंत सिंह जो है वो अपनी बड़ी फौज के साथ में तैनात थे। जसवंत सिंह की अपॉइंटमेंट यहां पे नियुक्ति की थी औरंगजेब ने 1663 में। तो ध्यान रखना 1662 में 1662 में औरंगजेब ने महाराजा जसवंत सिंह को दक्षिण की तरफ नियुक्त कर दिया था। किसके लिए? अपने मामा शाइस्ता खां के साथ में। क्यों? कि छत्रपति शिवाजी महाराज को जाओ तुम पराजित करके आओ। क्लियर इतनी बात? तो यहां पर जब महाराजा जसवंत सिंह लालगढ़ की तरफ जाने वाले रास्ते पर अपनी बड़ी फौज के साथ में तैनात थे, तो पता नहीं भगवान जाने कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज अपने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ में गए, इनको बाईपास करते हुए यहां पर पहुंचे और दुर्ग के अंदर प्रवेश किया। ये जो दुर्ग सॉरी लाल महल जो है, लाल महल के सैनिकों ने जब रोका इनको छत्रपति शिवाजी महाराज को, ये भेष बदल कर गए थे और ये कहा बोले साहब हम तो कोई वो शादी वादी में आए हुए थे। एक तो ये किस्सा बताया जाता है, एक ये बताया जाता है इन्होंने कहा हम शाही सैनिक ही हैं और वहां हमारी ड्यूटी थी, वहां से ड्यूटी पूरी करके यहां पर आए। मतलब जो भी था ये महल के अंदर चले गए और आधी रात होने का इंतजार करते रहे। आधी रात को जब सब सो लिए तो शाइस्ता खां का जो हरम था उसके ठीक पास में एक किचन था, रसोई। उस रसोई में घुसे और वहां पे जितने काम करने वाले थे उनको सबको सल्टा दिया। एक एक करके उसकी जो दीवार थी उस दीवार को काटना शुरू किया, ईंट पत्थर जो भी था उसको निकालना शुरू किया और एक एक करके छत्रपति शिवाजी महाराज, अब्बाजी सोनदेव और ये बहुत सारे जो लोग हैं जो भी इनके साथ थे मतलब वो अंदर घुस गए हरम में। हालांकि ये आवाज तो हो रही थी जब ये तोड़फोड़ कर रहे थे, तो कोई एक सैनिक भी गया इसके पास में, शाइस्ता खां के पास में, बोले साहब कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है, कोई ऐसी घटना वटना तो नहीं हो रही। तो इसने धमका दिया, बोले क्या छोटी मोटी बात है, तुम इस पर क्या ध्यान देते हो, छोड़ने दो मेरे को। सीरियस नहीं लिया इस आदमी ने। छत्रपति शिवाजी महाराज गए और जब इसने इतनी बड़ी फौज देखी अपने सामने खड़ी, मतलब शायद अंदर कोई 15-20 लोग होंगे, ये भागा औरतों की तरफ। छत्रपति शिवाजी ने इसकी उंगलियों पे वार किया तो इस पर था लेकिन इसकी उंगलियां कट गई थी और यहां से तुरंत अटैक करके, मतलब जो एक सर्जिकल स्ट्राइक होती है बिजली की गति से अटैक करके लोग यहां से निकले और निकलकर ये बाहर चले गए। और बाहर जो इनकी फौज थी महाराजा जसवंत सिंह थे, उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने अपनी एक कोई छोटी मोटी टुकड़ी दूसरी तरफ भी तैनात कर रखी थी, उनके हाथ में मसाल वगैरह देकर कि जब फौज कोई इनकी जब फौज हमारा पीछा करे तो तुम लोग ये मसाल जलाना, ताकि शत्रु को ये लगे कि हम लोग उधर से भाग रहे हैं और हम इधर से भाग जाएंगे। तो मतलब बहुत गजब की वो स्ट्रेटेजी थी। आप यूट्यूब पर सर्च करके मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। हमारा फोकस महाराजा जसवंत सिंह पर है, तो महाराजा जसवंत सिंह को 1662 में दक्षिण की तरफ अपॉइंट किया था औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां की हेल्प करने के लिए। लेकिन शाइस्ता खां के साथ तो ये हो गया, तो शाइस्ता खां को तो यहां से भेज दिया बंगाल। बोले मामा अब तेरे बस की बात नहीं, तू जा। जसवंत सिंह पर यह आरोप लगे कि आपने छत्रपति शिवाजी महाराज की हेल्प की, क्योंकि बिना आपकी हेल्प के पॉसिबल नहीं था। क्योंकि अगले दिन जसवंत सिंह जब शाइस्ता खां से मिलने के लिए गए तो शाइस्ता खां चौंक गया, क्योंकि इसको यह लग रहा था कि अगर मराठे यहां तक पहुंच गए तो रास्ते में जसवंत सिंह तो लड़ते 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 काम आ गए होंगे, बिना जसवंत सिंह को बाईपास करे मराठे यहां तक कैसे आएंगे। तो जसवंत सिंह को देखकर ये चौंक गया और इसने तुरंत ये कहा, बोले अच्छा तो आप जिंदा हो, मुझे लगा कि आप तो काम आ गए हो। तो ये व्यंग कसा, इसका मतलब यह था कि आप मराठों के साथ में मिले हुए हो। अब कुछ सोर्स ये कहते हैं कि जसवंत सिंह ने इसमें शायद अप्रत्यक्ष रूप से इनका साथ दिया मराठों का, कुछ कहते हैं कि नहीं साथ नहीं दिया। औरंगजेब की नजर में क्या था? औरंगजेब ने इस घटना के बाद अगले साल 1663 ईस्वी में जसवंत सिंह की नियुक्ति यहां से हटाकर, ये जो जगह थी ना सिंगड़ स्थान पर अपॉइंटमेंट था उनका, नियुक्ति थी, यहां से हटाकर जसवंत सिंह की नियुक्ति मेन लाल महल में कर दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि औरंगजेब की नजर में अगर यह होता है कि जसवंत सिंह ने मराठों का साथ दिया है, तो जसवंत सिंह की नियुक्ति औरंगजेब कहीं पर भी करता, लेकिन कम से कम लाल महल में तो नहीं करता। तो औरंगजेब की नजर में इन्होंने साथ नहीं दिया था। खैर जो भी था, क्लियर यहां तक। औरंगजेब चिढ़ता बहुत था जसवंत सिंह से, इसलिए जसवंत सिंह को लगातार चैन से तो बैठने नहीं दिया, कभी कहां नियुक्ति, कभी कहां नियुक्ति, कभी कहां नियुक्ति। और फाइनली 1673 में जसवंत सिंह की नियुक्ति कर दी काबुल में। बोले जाओ आप काबुल चले जाओ, दिखाता हूं आपको। ये किला बना हुआ है अफगानिस्तान में, एक जगह आती है आपके जमरूद, काबुल का सूबेदार बनाया। सुनना आप चीजों को, काबुल की सूबेदारी दी जसवंत सिंह को कब? 1673। ठीक है साहब, यहां पर अपॉइंटमेंट, यहां पर बैठे रहो। 73, 74, 75, 76, 77, 78, फाइनली टाइम आया 78, 28 नवंबर 1678। और यहीं पर रहते हुए महाराजा जसवंत सिंह की डेथ हो गई। मुगलों का जो यहाँ थाना स्थापित कर रखा था वो थाना या जमरूद में था, ये जो आपको दिख रहा है,
इसी को कहा जाता था जमरूद का थाना। तो अफगानिस्तान के उस जमरूद के थाने में रहते हुए 28 नवंबर 1678 को महाराजा जसवंत सिंह की डेथ हो गई। अब जब उनकी डेथ हुई तो मृत्यु के समय उनका कोई जीवित पुत्र नहीं था। हाँ, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि उनकी 2 रानियां थी, वो गर्भवती थी और उन रानियों से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। ये कोई एक इमेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट की। एक रानी थी जादम, इन्हीं को कुछ जगह जसवंत देवी लिखा हुआ है, आपको इतना नहीं जाना डिटेल में। एक थी नरुकी। इन दोनों रानियों से कुछ ही मिनट के अंतराल पर 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक थे अजीत सिंह, एक थे दलथम्बन। और यह घटना कब की है? जैसा राजस्थान का इतिहास गोपीनाथ शर्मा, उसमें डेट दी हुई है, महीना दिया हुआ है फरवरी 1659, सॉरी 79। 78 में तो डेथ हो गई थी महाराजा जसवंत सिंह की, तो उनकी डेथ नवंबर में हुई थी, 28 नवंबर। नवंबर क्या, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब लगभग 3 महीने बाद इन दोनों रानियों ने, जादम और नरुकी ने, 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक तो पुत्र थे अजीत सिंह और एक पुत्र थे दलथम्बन। अब उधर जब महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हुई तो औरंगजेब बड़ा प्रसन्न, क्योंकि जसवंत सिंह के कोई जीवित पुत्र था नहीं। औरंगजेब अब ये सपने देख रहा कि पूरे जोधपुर पर अब कब्जा कर लिया जाए। और औरंगजेब ने महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद ये पूरा विचार दृढ़ कर लिया था कि अब ये जो है, अब ये मेरा, उसको खालसा घोषित कर दिया था। खालसा एक तो घोषित किया गया था आपके अकबर के द्वारा, मैंने बताया पहले के वीडियोस में, 1681 से 83 के बीच में 2 बार खालसा घोषित हुआ था जोधपुर, और एक बार औरंगजेब ने घोषित किया था महाराजा जसवंत सिंह की डेथ के बाद। मतलब अब जोधपुर जो है ये मुगलों का है, अब केंद्रीय सत्ता के अधीन है, तो मतलब अब जोधपुर क्या है, खालसा। इन बालकों का जो जन्म हुआ था वो हुआ लाहौर में। भाई जमरूद से लोग आ रहे थे और कहां जाना था इनको, जोधपुर की तरफ जाना था। कुछ सैनिक भी इनके साथ में थे, दुर्गादास राठौड़, मुकुंदास खींची। ये लोग जब जा रहे थे तो इनको सूचना मिली कि साहब औरंगजेब तो खालसा वालसा की तैयारी कर रहा है, और वहां पे कुछ उसने अधिकारी भी भेज दिए हैं। और इसके अलावा हम जो एक किताब पढ़ते हैं मासिर आलमगिरी, जो औरंगजेब के व्यक्ति इनायतुल्लाह खान ने लिखवाई, साकी मुस्तैद खान ने उसको कंपाइल किया, उसमें हमको पेज नंबर 108 109 पर ही जानकारी मिलती है कि औरंगजेब ने एक व्यक्ति खान जहां बहादुर को भेजा, वो वहां से मंदिर वगैरह उसने तोड़े, कुछ मूर्तियां लेकर आया, और फिर कुछ मूर्तियां वहां दिल्ली में कोर्ट यार्ड में रख दी गई, कुछ मूर्तियों को जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबाया गया ताकि उन पर चढ़ा जा सके। वो खुद औरंगजेब का जो शासनकाल है उसकी ऑथेंटिक बुक है मासिर आलमगिरी, उसमें आप देखना इस चीज को। मतलब औरंगजेब ने तैयारियां पूरी कर दी थी। तो ये दुर्गादास राठौड़, मुकुंदास खिंची, ये इन रानियों को और इन दोनों पुत्रों को लेकर फटाफट पहुंचे औरंगजेब के दरबार में। और औरंगजेब के दरबार में जाकर ये कहा कि बोले साहब ये महाराजा जसवंत सिंह के जीवित पुत्र हैं, अजीत सिंह हैं, दलथम्बन है, तो आप अजीत सिंह को जोधपुर का शासक बना दो। भाई जीवित उत्तराधिकारी, ऐसा तो है नहीं कि उनका जीवित उत्तराधिकारी है, तो इनको आप अगला शासक बना दो। औरंगजेब ने इस बीच में एक चाल क्या चली, अमर सिंह राठौड़, जो मैंने बताया था आपको, महाराजा गद सिंह के जो पुत्र थे अमर सिंह राठौड़, उनके पौत्र थे, पोते, इंद्र सिंह। इंद्र सिंह को जोधपुर का प्रशासक बना दिया 36 लाख रुपए लेकर। बोले ठीक है, ये अपने को फेवर भी करते रहेंगे, पैसे लो। और इंद्र सिंह को वहां का प्रशासक बना दिया और अपने ही व्यक्तियों को वहां पर अपॉइंट कर दिया कि भैया शासन अपने हिसाब से चलाते रहना तुम लोग। क्लियर? औरंगजेब की ये मंशा थी। औरंगजेब ने कहा बोले ठीक है, इनको अजीत सिंह को बनाएंगे, लेकिन औरंगजेब ये चाहता था कि ये इस्लाम स्वीकार कर ले। इस्लाम स्वीकार कराया नहीं। औरंगजेब ने इनको कैद कर दिया, रानियों को और दलथम्बन को, मतलब राजकुमारों को, रानियों को। एक कोई रूप सिंह राठौड़ की हवेली है दिल्ली में, उस हवेली को कहा जाता है रूप सिंह राठौड़ हवेली। दुर्गादास राठौड़, मुकुंदास खींची, जो भी राठौड़ सरदार थे या जो इनके साथ और खींची बाकी जितने भी थे, उनको अब यह मैसेज क्लियर हो गया कि औरंगजेब इन राजकुमारों को छोड़ेगा तो नहीं, इनको मरवा देगा। तो फिर कैसे निकला जाए, क्योंकि आप वहां दिल्ली में रहकर मुगल बादशाह का विरोध भी तो नहीं कर सकते। आप मुट्ठी भरो, बादशाह आपको 2 मिनट में कुचल देगा। दुर्गादास राठौड़ ने यहां पर दिमाग लगाया और अपने साथ के जितने सरदार थे उनसे कहा कि तुम बादशाह की आज्ञा लेकर एक एक दो दो करके और जोधपुर की तरफ लौटना शुरू कर दो। इससे क्या होगा, इससे बादशाह को यह मैसेज जाएगा कि बादशाह आप जोधपुर को लेकर जो डिसीजन ले रहे हो हम उसमें फेवर कर रहे हैं, आपको यहां से निकल रहे हैं, इसका मतलब हम कोई विरोध कर ही नहीं रहे, आप जो कर रहे हो ठीक है। जब उन्होंने एक एक करके निकलना शुरू किया तो औरंगजेब ने इनके साथ में और ज्यादा सख्ती करनी शुरू कर दी। दुर्गादास राठौड़ ने, मुकुंदास खिंची ने और एक महिला गोरा धाय, दिखाऊं मैं आपको, लिया नहीं क्या इसमें गोरा धाय को,
ये एक महिला है। यह है गोराधाय, जो मेहतरानी का भेष बनाकर गई, ऐसा बताया जाता है। अब इसके संबंध में देखो बहुत सारी कहानियां हैं। जदुनाथ सरकार कुछ बताते हैं, जोधपुर राज्य की ख्यात कुछ बताती है, तो मैं आपको उलझाऊंगा नहीं, मैं सीधी सीधी सरल सी भाषा में बताऊंगा कि इन्होंने अपना कोई एक पुत्र वहां पर रखा, ऐसा भी बताया जाता है। या ये बताया जाता है कि इन्होंने अजीत सिंह का पालन पोषण किया। अजीत सिंह की ये धाय कहलाती है। तो कुल मिलाकर इन्होंने वहां से सुरक्षित निकाला और अजीत सिंह की जगह एक नकली बालक को वहां पर सुला दिया और वहां से लेकर ये लोग निकल गए, मारवाड़ की तरफ आ गए। औरंगजेब ने उस नकली बालक को ही असली अजीत सिंह समझा और उसका नाम चेंज करके कर दिया मुहम्मदी राज। और खुद की जो बेटी थी जेबू निसा, उसको दे दिया कि तू इसका पालन पोषण कर। क्या नाम रखा? मुहम्मदी राज। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि जब ये अजीत सिंह को वहां से लेकर निकले तो क्या मुगलों ने कोई विरोध नहीं किया? औरंगजेब ने एक सेना भेजी थी, लेकिन दुर्गादास राठौड़ ने दिल्ली से और मेवाड़ वाला मारवाड़ वाला जो रास्ता था उसमें जगह 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 अपने सरदारों की नियुक्ति कर रखी थी। तो ये लोग राजकुमारों को लेकर मारवाड़ की तरफ बढ़ते गए और मुगलों को रास्ते में रोकने के लिए जो सरदार अपॉइंट थे वो लड़ते गए, काम आते गए, लेकिन उनकी गति को धीमा कर दिया। इतनी देर में ये मुगल सीमा से बाहर निकल गए और मारवाड़ की तरफ ये लोग चले गए। और फिर ये लोग पहुंचे सीधे सिरोही। सिरोही में एक जगह आती है कालिंद्री, और कालिंद्री स्थान पर एक व्यक्ति थे जयदेव पुरोहित, पुष्करणा ब्राह्मण थे। उनके घर ले जाकर और अजीत सिंह की इन्होंने परवरिश करनी शुरू की। इनका एक फैक्ट ध्यान रखना, ये जो गोरा धाय है अजीत सिंह की धाय कहलाती है। और जैसे जो रोल मेवाड़ रियासत में पन्ना धाय का है, उसी प्रकार इनका रोल मारवाड़ में है, इसीलिए इनको कहा जाता है मारवाड़ की पन्ना धाय। ये कहा जाता है कि इन्होंने अपने पुत्र का बलिदान देकर और अजीत सिंह के प्राणों की रक्षा की थी, ऐसा बताया जाता है। मारवाड़ की पन्ना धाय। आप जोधपुर में जाएंगे तो जोधपुर में इनकी छतरी बनी हुई है, 6 खंभों की छतरी है, और अजीत सिंह ने इनकी 6 खंभों की छतरी का निर्माण कराया था। इनके पति जो मंडोर के थे, मनोहर गहलोत, मनोहर भालावत। ये देखो एक वहीं से लिया हुआ सोर्स है, शायद हो सकता है क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ये छतरी का ही लिया हुआ दृश्य है, ये वाला। ये गूगल पर आप सर्च करके देखना, शायद थोड़ा बहुत आपको अंधेरा सा दिख रहा होगा, गूगल पर आप इसको सर्च करके देखना, क्लियर है ये फैक्ट, आप ध्यान रखना। तो अब इधर आओ, अब इन रानी और बाकी राजकुमार का क्या हुआ सुनना। दलथम्मन के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा, ऐसा बताया जाता है। कुछ जगह लिखा हुआ है कि लाहौर से जब दिल्ली आए तो दलथम्मन की डेथ हो गई। कुछ जगह लिखा हुआ है कि जब ये दिल्ली से और मारवाड़ की तरफ आ रहे थे तो दलथम्मन की डेथ हो गई, मतलब दलथम्मन जो है मारा गया। इन रानियों का क्या हुआ? तो रानियों के संबंध में कहा जाता है कि रास्ते में ये मुसलमानों के हाथों में ना पड़ जाए, औरंगजेब की सेना के हाथों ना लग जाए, इसीलिए इन दोनों को लोहा कर दिया गया। लोहा करने का मतलब इनकी गर्दन काट दी गई, दोनों रानियों की। जदुनाथ सरकार जो है वो ये कहते हैं कि नहीं साहब, ये जो रानी है जसवंत दे, जिनका नाम जादम है, ये जाकर महाराणा राज सिंह से मिली थी, उनकी निकट संबंधी थी। मतलब सीधी सी बात है कि खिचड़ी में मत उलझो। सीधी सी कहानी ये है कि जब ये महाराजा जसवंत सिंह की डेथ हुई, मैं फिर से रिपीट करता हूं इस सारी कहानी को, 28 नवंबर 1678 को महाराजा जसवंत सिंह की डेथ हुई। इनकी 2 रानियों ने फरवरी 1679 में 2 पुत्रों को जन्म दिया, एक अजीत सिंह, एक दलथम्मन। सरल सी बात, ये दलथम्मन मारे गए। दोनों रानियों की भी डेथ हो गई थी जब ये दिल्ली से जोधपुर की तरफ आ रही थी। फाइनली अजीत सिंह जिंदा बचे। अजीत सिंह को निकाल लिया गया, निकालकर मारवाड़ की तरफ पहुंचा दिया गया। फिर ये सिरोही लेकर जाए गए। सिरोही में एक स्थान आता है कालिंद्री, कालिंद्री स्थान पर इनकी परवरिश की गई। एक ब्राह्मण थे जयदेव पुरोहित, जयदेव पुष्करणा, उनके घर पर परवरिश की गई। इस समय सिरोही के जो शासक थे वो थे बैरी साहब। क्लियर इतनी बात? औरंगजेब के वहां पर जो एक नकली बालक था उसको उसने असली अजीत सिंह घोषित कर दिया और ये कहा कि नहीं, असली अजीत सिंह है, इसका नाम रखा जाता है मोहम्मदी राज। और अपनी बेटी जेबू निसा को कहा कि जेबू निसा अब तू इसका पालन पोषण कर। बस इतनी सी बात पे आपको ध्यान देना है। और इसके अलावा जब इनको दिल्ली में रखा गया तो कहां रखा गया था? रूप सिंह राठौड़ की हवेली में। बस ये पूछा जा सकता है, बाकी ये सारी खिचड़ी में उलझने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर इतनी बात? ये भी ध्यान रख लेना फैक्ट कि इंद्र सिंह जो है अमर सिंह राठौड़ के पौत्र थे और 36 लाख के बदले में इनको जोधपुर का राज्य दे दिया गया था, प्रशासक बना दिया गया था। चलो अब इधर आओ, अब इधर ध्यान दो। अब अजीत सिंह की बात तो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले महाराजा जसवंत सिंह से रिलेटेड कुछ जो फैक्ट्स हैं उनको और देख लेते हैं। एक तो ध्यान रखना, जब इनकी डेथ हुई 1678 में जमरूद अफगानिस्तान में, औरंगजेब ने यह कहा कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। कुफ्र मतलब जो इस्लाम को नहीं मानते वो काफिर, काफिर जिस विचारधारा को फॉलो करते हैं वो कुफ्र। औरंगजेब ने कहा कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट चुका है। ध्यान रखना, किसके लिए कहा था? महाराजा जसवंत सिंह के लिए कहा था। इनके कुछ रचनाएं हैं, कुछ पुस्तकें लिखी थी, उनकी बात कर लेते हैं, और कुछ इनके जो दरबारी थे उनकी बात कर लेते हैं, और बाकी अगर कुछ
बचा कुछ रह जाएगा तो वो नोट्स में मैं इंक्लूड कर दूंगा। और वैसे कई बार एक चीज और ध्यान रखना आप, कैमरे के आगे बोलते समय कई बार ऐसा होता है जैसे मारवाड़ की जगह मेवाड़ निकल गया, या महाराजा जसवंत सिंह की जगह गद सिंह निकल गया। तो अगर यहां बोलने में कई बार कोई भूल भी हो जाती है क्योंकि कैमरे के आगे कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाता, तो ऐसे में आप नोट्स में जो जानकारी दी जाए उसको फाइनल मानना। ठीक है, वैसे तो मैं कोशिश ये करता हूं कि पूरे कॉन्सेंट्रेशन से करूं काम, लेकिन एक स्टूडियो है, बंद स्टूडियो है, सामने कैमरा है, कैमरे के आगे कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, इसलिए कई बार मेवाड़ की जगह मारवाड़ भी निकल जाता होगा। बाकी आप समझदार हैं, समझते होंगे इन चीजों को। तो इधर ध्यान दो, एक तो इनके समय के कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो ये दो स्ट्रक्चर तो मैंने बता दिया आपको, ये बताया था मैंने आपको, राई का बाग जो जसवंत हाड़ी के द्वारा बनाया गया था। राई का बाग एक स्थान आता है जोधपुर में, जोधपुर राई का बाग रेलवे स्टेशन के पास में जगह है। इसी स्थान पर ये कुछ महल आपको दिख रहे हैं, तो राई का बाग के महल हैं, किसने बनवाए थे? जसवंत हाड़ी ने, बता दिया था मैंने आपको। फिर इसके अलावा जसवंत हाड़ी ने एक तालाब और बनाया था, कल्याण सागर तालाब, इसी को रातानाडा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं रातानाडा? क्योंकि जिस जगह पर यह बनाया हुआ वो जगह है रातानाडा। तो कल्याण सागर तालाब बोल लो या रातानाडा बोल लो, किसने बनाया? जसवंत हाड़ी ने, यह भी बता दिया मैंने आपको। फिर एक तालाब और है, जान सागर तालाब, ये दिख रहा है आपको? ठीक है, जान सागर तालाब है। एक रानी थी महाराजा जसवंत सिंह की, अतिरंगदे, शेखावत थी। तो शेखावत थी, उन्होंने ये तालाब बनाया था, इसीलिए इस तालाब को कहा गया शेखावत जी का तालाब या जान सागर तालाब। किसने बनवाया? अतिरंगदे शेखावत ने बनाया था। अच्छा, एक और जोरदार चीज आपको बताता हूं। कई बार आप ये कहते हैं ना, जैसे मान लो किसी से आप मिलते होंगे और अभिवादन में कहते हैं आइए राठौड़ जी, आइए शेखावत जी। जी जो लगाया जाता था वो महिलाओं के आगे लगाया जाता था। मतलब पहले राजे रजवाड़ों के टाइम में अगर कोई पुरुष है तो उसके आगे जी नहीं लगाया जाता था, या तो सा या इस तरीके से आओ सा। जी जो लगाया जाता था, जी का मतलब यह है कि आप किसी महिला की बात कर रहे हो। शेखावत जी, इसका मतलब आप किसी रानी की बात कर रहे हो, किसी महिला की बात कर रहे हो। राठौड़ जी, इसका मतलब आप किसी रानी की बात कर रहे हो जो राठौड़ हैं। हाडी जी, इसका मतलब आपको ऐसी रानी की बात कर रहे हो जो चौहान है, हाडा चौहान है, इसका मतलब ये था। कुछ और स्ट्रक्चर देखो, ये क्या है? अनार दिख रहे हैं, कागले भी हैं इसमें, कोवे नहीं दिख रहे, कोवे वैसे ही काले काले से होते हैं। और ये मैंने कुछ काग बैठा दिए, कागा, कागा मतलब कोयल, कौवे, कागला। ये एक अनार का बाग लगवाया था महाराजा जसवंत सिंह ने, जोधपुर में एक जगह है कागा, वहां पर। वो जब काबुल गए हुए थे पहले, मतलब केवल एक बार नहीं गए थे, पहले भी गए थे, तो वहां से उन्होंने कुछ अनार के बीज मंगवाए थे काबुल से। काबुली अनार में मिठास बहुत ज्यादा होती है, और उन अनारों को अपने यहां पर उगाया था कागा स्थान पर, जो जोधपुर में। तो ये अनार का उद्यान है, कागा उद्यान बोला जाता है इसको, जिसमें अनार के ये पौधे लगवाए थे। तो ये ध्यान रखना, महाराजा जसवंत सिंह। फिर इसके अलावा एक शहर बना बसाया था इन्होंने, जसवंतपुरा, ये दिख रहा है आपको, ये जसवंतपुरा कहां पर? महाराष्ट्र का एक शहर है, छत्रपति संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर। पहले इसका नाम था औरंगाबाद, औरंगजेब के नाम पर यह बना था औरंगाबाद, इसका नाम अभी है छत्रपति संभाजी नगर। यहीं पर एक शहर, एक कस्बा बसाया था जसवंतपुरा, किसने? महाराजा जसवंत सिंह ने। मेरे हिसाब से ये आपसे ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा जसवंतपुरा किसने बसाया, है ना? नाम से क्लियर है, जसवंत सिंह ने। इसके अलावा आगरा में आप जाएंगे तो आगरा में एक कचहरी भवन है, वो भी महाराजा जसवंत सिंह ने बनाया था, कचहरी भवन। कहां का? आगरा का। तो वापस से अगर हम इसको देखें, कचहरी भवन आगरा का, जसवंतपुरा कस्बा, कागा उद्यान जो काबुली अनार, जो मिठास वाले अनार है उसके लिए फेमस है। इसके अलावा शेखावत जी का तालाब या जान सागर तालाब, अतिरंगदे शेखावत इनकी जो रानी थी उन्होंने बनाया। इसके अलावा कल्याण सागर तालाब, जिसको रातानाडा भी कहा जाता है क्योंकि रातानाडा स्थान पर बना हुआ है, जसवंत हाड़ी ने बनाया। इसके अलावा राई का बाग, ये भी जसवंत हाड़ी ने बनाया। क्लियर? कुछ इनके दरबारी देख लेते हैं और किताबें देख लेते हैं। महाराजा जसवंत सिंह ने कुछ किताबों की रचना की थी, उनके नाम आप ध्यान रखना। एक तो भाषा भूषण, एक आनंद विलास, अपरोक्ष सिद्धांत सार, सिद्धांत सार, एक है सिद्धांत सार,
एक है सिद्धांत बोध, ये याद करने पड़ेंगे भैया, है ना। इसके अलावा अनुभव प्रकाश, 10-15 बार बोलना इनको 2-4 दिन तक, याद हो जाएंगे। भाषा भूषण, आनंद विलास, अपरोक्ष सिद्धांत सार, सिद्धांत बोध और अनुभव प्रकाश। कुछ इनके दरबारी, सबसे फेमस मुणोत नैणसी, या पढ़ते ही बार बार पढ़ते हैं, मुणोत नैणसी ख्यात। एक दरबारी थे इनके मुणोत नैणसी, इनकी लिखी हुई 2 फेमस किताबें। एक तो मुणोत नैणसी ख्यात, मुणोत नैणसी इनका नाम है मुणोत, नैणसी इनकी जाति चारण है, ख्यात इनके द्वारा लिखी गई है, राजस्थान की लिखी हुई ये सबसे पहली ख्यात है। और इसके संबंध में कर्नल जो हमारे इतिहासकार हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा, उन्होंने ये कहा कि ये तो कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के जितने भी किताबें मिली, जो सोर्स मिले, तो उसके आधार पर उसने इतिहास लिख दिया। कर्नल जेम्स टोड को अगर मुणोत नैणसी वाले सोर्सेज अवेलेबल हो जाते तो राजस्थान का इतिहास कुछ और ही होता है। मतलब कर्नल जेम्स टोड जो लिख गया ना, कई बार नीचे वाले शासक को ऊपर लिख दिया और ऊपर वाले को नीचे, काफी गलतियां कर दी। तो ओझा जी ये कहते हैं कि कर्नल जेम्स टोड ये गलतियां नहीं करता। क्या कहा, फिर से बोलता हूं कि कर्नल जेम्स टोड को अगर नैणसी के सोर्स मिल जाते तो राजस्थान का इतिहास अलग होता। ये मुणोत नैणसी, तो एक तो क्या लिखा इन्होंने, मुणोत नैणसी ख्यात, और एक किताब और है इनकी मारवाड़ा परगनारी विगत। परगनारी, मारवाड़ रा का मतलब होता है का, मारवाड़ के परगने मतलब क्षेत्र, विगत, विगत का मतलब इतिहास। मारवाड़ के 7 परगनों के बारे में लिखा गया है कि साहब कहाँ किसकी कितनी जनसंख्या है, कौन कौन सी जातियां रह रही हैं, कौन कौन से अधिकारियों की नियुक्ति है, किस क्षेत्र से कितना कितना रेवेन्यू आता है, कहाँ की कैसी पेयजल व्यवस्था है, सामाजिक आर्थिक ढांचा कैसा है, सब कुछ डिटेल से लिखा है। इसीलिए इस किताब को कहा जाता है मारवाड़ का गजेटियर, मारवाड़ का गजेटियर। जनगणना कहां की कितनी कितनी है वो सब लिखा हुआ है, जनगणना की भी जानकारी है। और ऐसा हम देखते हैं अकबर का जो दरबारी था नवरत्नों में से एक, अबुल फजल, वो भी लिखता है इसी तरीके से। तो मुंशी देवी प्रसाद ने मुणोत नैणसी को कहा है राजपुताने का अबुल फजल, राजपुताने का अबुल फजल। किसने कहा है, मुंशी देवी प्रसाद ने। क्लियर इतनी बात। महाराजा जसवंत सिंह ने इनको जेल में डाल दिया था, इनको और इनके भाई सुंदरदास को। वहां पर इन्होंने सुसाइड कर लिया, दोनों ने जेल में सुसाइड कर लिया था। दिमाग में सवाल तो आता है कि मुणोत नैणसी को और इनके भाई सुंदरदास दोनों को जेल में क्यों डाला गया। 1610 में हुआ था इनका जन्म, मुणोत नैणसी का, और 1670 ईस्वी में इन्होंने सुसाइड कर लिया था जेल में। एक किताब है बीकानेर राज्य का इतिहास, सॉरी जोधपुर राज्य का इतिहास पार्ट 1, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा लिखा गया, पेज नंबर 305-306, वहां से जानकारी लिखी हुई है। पहले तो ये लिखा हुआ है कि मुणोत नैणसी को महाराजा ने जेल में क्यों डाला, इसके कारण अस्पष्ट है, लेकिन फिर भी जनश्रुतियां हैं, उसी किताब में लिखा हुआ है। जनश्रुति यह है कि मुणोत नैणसी ने मारवाड़ में जो ऊंची ऊंची पोस्ट थी उनमें अपने रिश्तेदारों को अपॉइंटमेंट दे दिया था। मुणोत नैणसी मारवाड़ के दीवान थे, दीवान बहुत बड़ी पोस्ट हुआ करती थी, उस पोस्ट पर आप सबका भला कर सकते हो। तो जैसा उसमें लिखा हुआ है पेज नंबर 305-306 में कि इन्होंने अपने रिश्तेदारों को ऊंची ऊंची पोस्ट पर अपॉइंट कर दिया था। इसके कारण जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह इनसे नाराज रहने लग गए और उन्होंने इन पर जुर्माना लगाया और इनको जेल में बंद कर दिया। बाद में इन दोनों को, इनको और इनके भाई को जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन ये कहा कि आप जुर्माना भर दो और आप स्वतंत्र हो। जब इन्होंने जुर्माना भरने से मना कर दिया, बोले नहीं साहब जुर्माना नहीं भरेंगे, 1 रुपया नहीं देंगे, तो वापस से इनको जेल में डाल दिया। इस चीज से इन्होंने बड़ा अपमान फील किया और दोनों भाइयों ने जेल में सुसाइड कर लिया था। क्लियर इतनी बात। चलो, कुछ और महाराजा जसवंत सिंह के कुछ और दरबारी थे, वो भी ध्यान रखना आप। तो महाराजा जसवंत सिंह के कुछ और दरबारी थे, उनके नाम आप ध्यान रखना। एक तो बनारसी दास, एक सूरती मिश्र, एक दलपति मिश्र, एक नरहरिदास, एक कवि नवीन। ये ध्यान रखना, कवि नवीन जो है इनकी एक रचना है नेह निधान।
ये पूछा हुआ सवाल है। और ये जो नरहरि दास हैं, इनकी भी एक रचना है अवतार चरित्र। तो इस चीज को मैं फिर से रिवाइज करूं एक बार। महाराजा जसवंत सिंह की कुछ रचनाएं, भाषा भूषण, आनंद विलास, अनुभव प्रकाश, अपरोक्ष सिद्धांत सार, सिद्धांत बोध और अनुभव, ये बोल दिया मैंने, अनुभव प्रकाश। इनके कुछ दरबारी थे, गुणोत नैन्सी ख्यात, मारवाड़ा परगनारी विगत, 7 परगने, सामाजिक आर्थिक जानकारी। गुणोत नैन्सी जिनको राजपूताने का अबुल फजल कहा गया है, महाराजा ने जेल में डाल दिया था। गुणोत नैन्सी इनके भाई सुंदरदास ने सुसाइड कर लिया था। इसके अलावा बाकी और जो व्यक्ति हैं आपके, बनारसी दास, सूरती मिश्र, दलपति मिश्र, नरहरिदास, कवि नवीन। नरहरिदास ने अवतार चरित्र, और जो कवि नवीन थे उनके द्वारा लिखा गया है नेह निधान। तो ये महाराजा जसवंत सिंह का टॉपिक जो है ये कंप्लीट होता है। काफी डिटेल से मैंने डिस्कशन कर लिया आपके साथ, और कुछ अगर इतिहास में कुछ भ्रांतियां थी तो उन भ्रांतियों को भी हमने दूर करने का प्रयास किया। वो जसवंत हार्डी वाला जो किस्सा था। अब हमको बात करनी है महाराजा अजीत सिंह को लेकर। ये महाराजा अजीत सिंह, दुर्गादास राठौड़, गोरा धाय के बारे में मैंने आपको बता दिया। चलिए ये फिर हम डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।